यू ऑल मस्ट बी फैमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? जिस पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और इसके लास्ट में ये एरो डिपिक्ट करता है कि ये कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा, प्लस इन्फिनिटी तक। और लेफ़्ट साइड से ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक। इसी तरह अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो ये भी क्या होती है? एक वर्टिकल नंबर लाइन। इसमें भी हम जो डाउनवर्ड है, जो डाउन साइड है, उस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और अपवर्ड ज़ीरो से अप साइड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। देखो, जब हमें ग्राफ पे एक वेरिएबल को प्लॉट करना होता है, वन नंबर को प्लॉट करना होता है, तब हम क्या करते हैं? सिर्फ एक नंबर लाइन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम हॉरिजेंटल में प्लॉट करें तो हम 2 को ऐसे प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर हमें नेगेटिव इंटीजर भी प्लॉट करना हो तो हम कर सकते हैं यहाँ पे -3। उसी तरह अगर वर्टिकल में भी हम ड्रा करना चाहें तो हम 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या है? माइनस का वाई, और यहाँ पे प्लस का वाई, यहाँ पे 0, 2 एंड -2। तो हमें पता चला कि ये दोनों क्या होते हैं? नंबर लाइन। और जब हमें 2 वेरिएबल्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना होता है तब वहाँ पे हमें इंटरसेक्शन करनी पड़ती है 2 नंबर लाइंस की, इंटरसेक्शन ऑफ 2 नंबर लाइंस। और उसकी वजह से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स फॉर्म हो जाते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके। और क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है? y भी पॉजिटिव होता है और x भी हमारे पास पॉजिटिव होता है। जब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव होते हैं तब हम उसको क्वाड्रेंट फर्स्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, x जो है वो 0 के इस साइड पे पॉजिटिव x है और इस साइड पे नेगेटिव x है, और 0 से अपवर्ड हमारे पास पॉजिटिव y है, जबकि 0 से नीचे हमारे पास क्या है? नेगेटिव y है, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स पॉजिटिव होंगे, अगर दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं हमारे पास, वो किस में रिप्रेजेंट होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर हमारे पास y पॉजिटिव है लेकिन x क्या है? नेगेटिव है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि नेगेटिव x यहाँ पे है और y देखो यहाँ पे पॉजिटिव है। इन केस हमारे पास दोनों वेरिएबल नेगेटिव होंगे तो हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हमारे पास x भी नेगेटिव है और y भी हमारे पास नेगेटिव है। और हमारे पास अगर x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली यही लॉजिक है क्वाड्रेंट्स के पीछे। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट को कंसिडर करते हैं, वो है क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। इकोनॉमिक्स में मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात नहीं कर रही, मैं इकोनॉमिक्स मॉडल्स की बात कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स के फार्मूलाज की बात कर रही हूँ। अगर आपको इकोनॉमिक्स में कहीं पे नेगेटिव दिया होता है तो उस नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि वो नंबर जो है वो नेगेटिव है। उसका मतलब ये होता है कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। मैं फिर से आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात नहीं कर रही, मैं फार्मूलाज की बात कर रही हूँ। जैसे प्राइस और डिमांड में क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। इसको इकोनॉमिक्स मॉडल में माइनस से शो किया होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस नेगेटिव हो जाएगा या फिर डिमांड नेगेटिव हो जाएगी, बल्कि इसका रिलेशनशिप आपस में क्या है? नेगेटिव है, ओके। तो इकोनॉमिक में हम ज़्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। फर्स्ट हम कंज्यूमर साइड ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। और कंज्यूमर की साइड में हमने किसकी बात की थी? कंज्यूमर क्या करता है? डिमांड। कंजम्पशन का मतलब ही ये है कि जो गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसकी यूटिलिटी पावर को यूज़ करना, उससे फ़ायदा उठाना, उसको कंज्यूम करना। और उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जितना प्राइस हाई हो जाएगा उतनी हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। देखो, इस लेवल पे हमारा प्राइस इतना है, बहुत कम है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी हाई है। लेकिन जैसे ही प्राइस राइज होकर यहाँ पे पहुँच गया, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। शिफ्ट नहीं होगी, हम कह सकते हैं फॉल हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये क्या डिपिक्ट करता है? नेगेटिव रिलेशनशिप, प्राइस राइजिंग, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ फॉलिंग।
If price is falling, then quantity demanded is rising, and this is a negative relationship. That's why this curve is negative, downward sloping. अगर दो चीज़ों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, उनकी कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होती है. अगर दो चीज़ों में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो उनकी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. और हमें लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट और लॉ ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट ये हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, क्योंकि ये डिमांड का कंसेप्ट ही अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है. लॉ ऑफ डिमांड भी हम कह सकते नहीं, मतलब उन्होंने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने. उसके बाद प्रोड्यूसर साइड ऑफ इकोनॉमिक्स. प्रोड्यूसर साइड ऑफ इकोनॉमिक्स से हम क्या देखते हैं कि सप्लाई को देखते हैं कि प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करना चाहता है. देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस हमारा हाई होता है हमारे, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी लो हो जाती है, क्योंकि हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते. लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है वो हमेशा ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और बेनिफिट तभी ज़्यादा होगा जब प्राइस क्या होगा, हाई होगा. अगर किसी चीज़ का प्राइस बहुत कम है, वो उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगा, ना मार्केट में सेल करना चाहेगा, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है उस चीज़ का. वो हमेशा वो चीज़ बेचने की कोशिश करेगा जिसका प्राइस क्या है, हाई है. तो इट मीन्स कि उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा जिसका प्राइस हाई है. तो क्वांटिटी सप्लाइड में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, तभी इसकी कर्व क्या होगी, अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि उसके दरमियान क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड. हेयर इज़ नॉट क्वांटिटी डिमांडेड, हेयर इज़ क्वांटिटी सप्लाइड. जब उसका प्राइस 5 था तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड इतनी थी. जब प्राइस राइज होकर 10 हो गया, अब उसकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज़ होकर राइट वर्ड चली गई है. तो इसका क्या मतलब है कि उसकी सप्लाई एक्सटेंड हो गई है. ठीक है, ज़्यादा कर दिया उसने. तो प्राइस इज़ राइजिंग, क्वांटिटी सप्लाइड इज़ आल्सो राइजिंग. इफ़ प्राइस इज़ फॉलिंग, क्वांटिटी सप्लाइड इज़ आल्सो फॉलिंग. वी कैन से दैट देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. जब दोनों साइड, कंज्यूमर साइड ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रोड्यूसर साइड ऑफ इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब जो कंज्यूमर डिमांड करता है वो एग्जैक्ट इक्वल होता है जो प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है, तब हम कहते हैं ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है. और इस लेवल पे जो डिमांड कर्व होगी, सप्लाई कर्व इक्वल यहीं पे होंगी ना, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी. तो इस लेवल का जो प्राइस है ये होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, और इस लेवल की क्वांटिटी जो होगी वो होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. कि इतनी क्वांटिटी वो सप्लाई करना चाहता है, इतनी क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है. डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई. ओके, हेयर इज़ क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड. जितना वो डिमांड कर रहा है उतना ही वो बेचना चाहता है उस गिवन लेवल ऑफ प्राइस पे. ठीक है, जितना वो डिमांड कर रहा है उतना ही वो सप्लाई करना चाहता है उस गिवन लेवल ऑफ प्राइस पे. तब हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ डिमांड. अब आप शॉक्ड हो रहे होगे कि अभी तक हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, दोबारा से हम डिमांड को क्यों डिस्कस करें. लेकिन ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आपको डिमांड और डिज़ायर में फ़र्क नहीं पता चलेगा तब तक आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते. देखो, सिर्फ डिज़ायर, किसी चीज़ को ख़रीदने की चाह, वो डिमांड नहीं होती. इकोनॉमिक्स में वो डिमांड नहीं होती. इकोनॉमिक्स में किसी चीज़ को डिमांड होने के लिए उसके अंदर 5 कंपोनेंट्स होना ज़रूरी हैं. यहाँ पे 4 दिए हुए, लेकिन 5 कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है. पहला क्या है, डिज़ायर. डिज़ायर का मतलब है कि वो इंडिविजुअल चाहता है कुछ ख़रीदना. ठीक है, उसके बाद एबिलिटी टू पे, उसके पास इतना है, इतना पैसा है कि वो उस चीज़ के लिए पे कर पाए. उसके बाद विलिंगनेस, कभी कभी हमारी डिज़ायर भी होती है कि हम वो चीज़ ख़रीदें. हमारी एबिलिटी टू पे भी होती है, हमारे पास उतना पैसा भी होता है कि हम उस चीज़ को ख़रीद सकें. लेकिन विलिंगनेस, हमारी विलिंगनेस नहीं होती. हम चाहते नहीं कि हम खर्च करें, क्योंकि हम किसी और चीज़ को भी ख़रीदना चाहते हैं, उस चीज़ पे हम चाहते नहीं है कि हम उस पर खर्च करें. तो हमारी क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए. और टाइम, ऐसा ना हो कि कभी फ्यूचर में हम ख़रीदें उसको, नहीं, उसी टाइम पे ख़रीदना चाहें तो. और उसको लास्ट में मैंने आपको बताया था ना 5 है, तो 5 क्या, परचेज़ कर लें. जब हम परचेज़ कर लेंगे तब वो क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी. तो हमने देखा उसमें 5 कंपोनेंट्स हैं, एक डिज़ायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस, टाइम और परचेज़. लास्ट में उसने क्या कर लिया, परचेज़ कर लिया, तब जाके वो उसकी डिमांड बनी. Then it is a desire to buy good with sufficient purchasing power and willingness to spend on a particular price and time. Particular price and time, उस प्राइस पे और उस टाइम पे हमारी विलिंगनेस हो, हम ख़रीदना
चाहते हों, हमारे पास सफिशेंट परचेजिंग पावर हो, हमारे पास एबिलिटी टू पे हो और हमारी डिज़ायर भी हो, तब वो जाके क्या बनती है, डिमांड बनती है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड टू टाइप्स की होती है। एक इंडिविजुअल डिमांड, जो कि डिमांड ऑफ वन इंडिविजुअल फर्म, मतलब एक किसी इंडिविजुअल की या फिर एक किसी फर्म की जो डिमांड होती है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं ना, इंडिविजुअल कंज्यूमर को, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को, इंडिविजुअल फर्म को। तो ये क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे किसी इंडिविजुअल की जो डिमांड होती है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन मार्केट डिमांड क्या होती है, ये एक मैक्रो कंसेप्ट है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। इसमें होता है डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड डिमांड ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स एंड ऑल फर्म्स, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब की डिमांड, जो कि सभी इंडिविजुअल्स एक इकॉनमी में हैं, जितने भी फर्म्स हैं उन सब की जो डिमांड होती है वो मिला के क्या होती है, मार्केट डिमांड। तो एग्रीगेट लेवल डिमांड हम कह सकते हैं, वो क्या होती है, मार्केट डिमांड। अगर एक इकॉनमी में सिर्फ 3 इंडिविजुअल हैं, सपोज़ 3 इंडिविजुअल्स हैं, तो इन सब की डिमांड वो क्या होगी, मार्केट डिमांड। देखो हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स हैं, ए और बी। ये ए इंडिविजुअल की डिमांड कर्व है और ये बी इंडिविजुअल की डिमांड कर्व है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये दोनों क्या है, इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व। इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड कर्व है, ये भी इंडिविजुअल की डिमांड कर्व है। तो देखो जब प्राइस 5 था तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, 15 थी। जब प्राइस राइज होके 10 हो गया, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होके 10 हो गई। ठीक है, ये ए के केस में था। इन केस ऑफ बी, उसकी 5 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी। देखो इसकी 15 थी लेकिन इसकी अलग थी, इसकी 20 थी। लेकिन जब प्राइस राइज हुआ 10, इसकी भी क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड 10 हो गई। ये इनकी इंडिविजुअली बात की जा रही है कि इनकी अपनी अपनी डिमांड क्या थी। अब जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो उन दोनों की डिमांड को कंसिडर करेंगे पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस पे। लेट्स सपोज कि एक इकॉनमी में सिर्फ वही 2 इंडिविजुअल हैं, मतलब सिंप्लिसिटी के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उस इकॉनमी में खाली वही 2 इंडिविजुअल हैं, ए और बी। तो जब हम मार्केट कर्व ड्रा करेंगे तब सिर्फ उन दोनों की डिमांड कर्व को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 प्राइस पे इसकी 15 थी और इसकी 20 थी, तो हम क्या करेंगे, 15 + 20 = 35। इट मीन्स कि जब प्राइस 5 था तब मार्केट डिमांड क्या थी, 35 थी। अब जब प्राइस राइज होके 10 हो गया तब मार्केट डिमांड क्या हो गई, 20 हो गई। तो ये क्या मिल गया हमारे पास, मार्केट डिमांड। ठीक है, जब हम इसको प्लॉट करेंगे तब ये उसके कंपैरिजन में, इंडिविजुअल डिमांड के कंपैरिजन में क्या होगी, फ्लैटन होगी, क्योंकि इसमें 15 है और इसमें 20 है। इन दोनों का मिला के तो ज़्यादा हो गया ना 35, तो इसमें और ज़्यादा आगे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड कर्व फ्लैट हो जाएगी। इन दोनों के केस में तो सिर्फ 10 था, अब जब इसको हमने ऐड कर दिया और 20 बना दिया तो इसके केस में भी ये क्या हो जाएगी, फ्लैटन हो जाएगी। हमें आगे जाना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है हमारी मार्केट डिमांड। 5 लेवल ऑफ प्राइस पे, 10 लेवल ऑफ प्राइस पे इसकी मार्केट डिमांड क्या थी, जब प्राइस 5 था तब 35 थी और जब प्राइस 10 हो गया तब फॉल होके 20 हो गई। इसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। और इसको हम क्या हॉरिजेंटल समेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको सम करके ये डिराइव होती है ना। तो हम कह सकते हैं मार्केट डिमांड इज़ द हॉरिजेंटल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ए की डिमांड कर्व कितनी स्टीप थी, बी की भी स्टीप थी, लेकिन ये क्या होगी, फ्लैटन होगी, क्योंकि ये इन दोनों का क्या है, समेशन। इसकी डिमांड कर्व को हमने इससे ऐड कर दिया तो ये क्या होगी, फ्लैटन हो गई। देन मार्केट डिमांड = हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब जो गुड है जो हम ख़रीदना चाहते हैं उसका अपना प्राइस। अगर उसका प्राइस ज़्यादा होगा तो हम उसको नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, हम कम क्वांटिटी में ख़रीदेंगे। अगर उस चीज़ का प्राइस कम होगा तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद सकेंगे। तो डिमांड किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उस कमोडिटी के अपने प्राइस पे डिपेंड करती है। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और किस पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो रिलेटेड गुड्स में 2 टाइप्स के गुड्स आते हैं, सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स।
सब्स्टिट्यूट्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो सकते हैं, जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो सकते हैं। जैसे हम बात करें टी और कॉफ़ी की, अगर टी का प्राइस हाई हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, टी को कंज्यूम करना बंद कर देंगे या फिर कम कर देंगे और कॉफ़ी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब क्या हुआ, इसका प्राइस हाई होगा तो इसकी डिमांड हाई हो जाएगी। अगर इसका प्राइस टी का फिर से गिर गया, अब कॉफ़ी इसके कंपैरिजन में क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगी है, तो लोग क्या करेंगे, टी पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, राइज़ हो जाएगी। मतलब सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है कि एक की प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो लोग दूसरे पे शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स वही गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज़ हो सकते हैं। जैसे पेन एंड इंक, पेन और उसके अंदर जो इंक होती है, अगर इंक का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेन का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में यूज़ होने वाली चीज़ें। कॉम्प्लीमेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं और सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम पे भी डिमांड डिपेंड करती है। अगर हमारी इनकम अच्छी है तो हम अच्छा कंज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी इनकम ही कम है तो हम उतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकते। इनकम के बेस पे हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड वो होते हैं जो नॉर्मली कंज्यूम किए जाते हैं, और इन्फीरियर गुड वो होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम नॉर्मल गुड्स को अफोर्ड कर सकें। उस टाइम पे जो हम गुड्स कंज्यूम करते हैं उसको इन्फीरियर गुड कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि वीट और बाजरा। वीट क्या होता है, हमारा नॉर्मल गुड होता है, लेकिन अगर हम इसको अफोर्ड नहीं कर सक रहे, हमारे पास उतना है ही नहीं कि हम इसके लिए पे कर सकें, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम खाना छोड़ देंगे, हम बाजरे को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या कह रहा है कि अगर इनकम हाई होगी तो नॉर्मल गुड की कंजम्पशन हाई होगी, है ना, और अगर इनकम लो होगी तो इन्फीरियर गुड्स की कंजम्पशन ज़्यादा होगी। इनकम के बेस पे नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स होते हैं। तो ये जो नॉर्मल गुड है ये इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है, अगर इनकम हाई तो इसकी कंजम्पशन हाई, लेकिन जो इन्फीरियर गुड है ये इनकम से नेगेटिव रिलेटेड है, क्योंकि अगर हमारी इनकम हाई होगी तो हम इसको कंज्यूम थोड़ी ना करेंगे, इन्फीरियर को हम तो अच्छा खाएंगे, अच्छा कंज्यूम करेंगे। तो ये नेगेटिवली रिलेटेड है इनकम के साथ। इनकम हाई होगी इसकी कंजम्पशन डाउन हो जाएगी, और अगर इनकम लो होगी इसकी कंजम्पशन हाई हो जाएगी। तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड है और ये नेगेटिवली रिलेटेड है। नेक्स्ट, वेदर। देखो, डिमांड वेदर के हिसाब से चेंज होती है। अगर जो विंटर्स में हम वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं, उस टाइम पे जो वार्म क्लॉथ्स हैं उनकी डिमांड जो होती है वो हाई हो जाती है, लेकिन इन द अर्ली समर आपने देखा होगा कि उसकी डिमांड फॉल हो जाती है, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली होती हैं। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि हम किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, हमारा टेस्ट क्या है। जैसे अगर हमें चॉकलेट पसंद है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, लेकिन अगर हमें चॉकलेट पसंद ही नहीं है तो हम उसकी डिमांड कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी, मतलब हम जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको अगर क्या ख़रीदना है, आपको कार ख़रीदनी है, आपको पता है कि इन फ्यूचर इसका प्राइस क्या है, गिरने वाला है, तो आज आप इसको नहीं ख़रीदोगे, बल्कि आप क्या करोगे कि फ्यूचर में इसको ख़रीदोगे कि तब इसका प्राइस कम हो गया होगा तो हम उतने कम प्राइस पे उसको ख़रीद लेंगे। लेकिन अगर आपको पता है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा राइज़ होने वाला है इन फ्यूचर, तो आप इसको आज ही इसकी डिमांड करने लग जाओगे। मतलब अगर इसका प्राइस आज ज़्यादा है, फ्यूचर में कम होगा, तो इसकी डिमांड आज नहीं होगी, लेकिन इसका प्राइस अगर आज कम है, फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी डिमांड आज ही ज़्यादा हो जाएगी। ये होता है एक्सपेक्टेशंस। अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो जो ऊपर हमने फैक्टर्स पढ़े, मार्केट डिमांड में उसके अलावा दो एडिशनल कंपोनेंट्स भी आते हैं। वो वाले सारे तो आते ही हैं, उसके अलावा आते हैं साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि मार्केट डिमांड में हम एक होल कंसेप्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिसमें सारे इंडिविजुअल्स आते हैं, तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन भी मैटर करता है। अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन हाई है, इट मीन्स कि डिमांड भी हाई होगी। उसके अलावा कि कौन सी एज के बंदों की पॉपुलेशन हाई है, अगर बच्चों की पॉपुलेशन हाई है तो इट मीन्स कि उनके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड हाई होगी, और अगर यूथ्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो उनकी डिमांड्स हैं
वो हाई होंगी, ठीक है। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है हमारी डिमांड। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। मतलब अगर जो सारी इनकम है, रिच को हाई पे किया जा रहा है और पुअर्स को उतना भी पे नहीं किया जा रहा कि वो अच्छे से कंज्यूम कर सकें। इसका क्या मतलब होगा कि इन्फीरियर गुड कंज्यूम करने लग जाएंगे जो पुअर पीपल होंगे, है ना, उनको अच्छी इनकम नहीं मिल रही, और जो रिच होंगे उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा और वो लग्जरी गुड वो होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है, वो ख़रीदने लग जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्या करे कि हर दिन मॉडल के हिसाब से कि अब कार का नया मॉडल आ गया, अब मैं नया मॉडल ले लूँ, तो उसके हिसाब से वो अपनी कार्स की कंजम्पशन बदलता जाएगा रोज़ रोज़, क्योंकि उसकी इनकम ही इतनी ज़्यादा हाई है, उसको हम कहते हैं लग्जरी गुड, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे। लेकिन अगर इनकम जो है वो इक्विटेबल होगी, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, सबको उनका राइट दिया जाएगा, जो पुअर्स हैं उनको भी उनके अकॉर्डिंग पे किया जाएगा ताकि वो अच्छा कंज्यूम कर सकें। तो उस लेवल पे क्या होगा, इन्फीरियर गुड की कंजम्पशन डिक्लाइन हो जाएगी। अब जो पुअर है उनकी इनकम भी अच्छी है, वो क्या करेंगे, नॉर्मल गुड को कंज्यूम करेंगे, और जो रिच पीपल है उनके पास भी इतना नहीं होगा कि लग्जरी गुड पे लगाएंगे, तो उन केस में लग्जरी गुड की कंजम्पशन फॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे। नेक्स्ट, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है। मैंने ऊपर जितने भी ग्राफ्स हैं आपको कभी भी डिमांड नहीं कहा, हमेशा क्या कहा, क्यूटी, क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि हम प्राइस की बात कर रहे थे। जब हम प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं किसी चीज़ कमोडिटी की डिमांड को, उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब हम दूसरे फैक्टर्स की टर्म्स में देखते हैं, जैसे इनकम बढ़ गई तो डिमांड कितनी हुई, या फिर टेस्ट उसका अच्छा है तो उसकी डिमांड हाई है, तो उस केस में हम कहते हैं उसको डिमांड। लेकिन जब हम प्राइस को कंसिडर करके उसकी डिमांड की बात करते हैं तब उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो इन केस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, द बेसिक डिफरेंस इज ओनली दिस, ओके। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम होना, ठीक है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांडेड, हम कह सकते हैं कि जब क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो जाए उसको हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ जाएं तब हम उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन ऑफ अ डिमांड, इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। की क्वांटिटी डिमांडेड तो आपको पता ही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई क्योंकि प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया, तब हम कहेंगे एक्सपेंशन, तब हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे प्राइस फॉल हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो गई, इसके केस में क्या हो गया, एक्सपेंशन। उसके अपोजिट अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो प्राइस ज़्यादा हो गया तो ये कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड हमारी मूव बैक कर गई, यहाँ पे क्या हो रही है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और ये किसके केस में होता है, याद रखना, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड में होता है, मतलब प्राइस में चेंजेस आने की वजह से होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड। पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड। व्हेन देयर इज़ चेंज इन डिमांड इज़ ड्यू टू, पहले हमने क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ा था ना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन देयर इज़ चेंज इन डिमांड, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स जब लेते हैं। व्हेन देयर इज़ चेंज इन डिमांड इज़ ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इट काज राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ये क्या काज करता है, शिफ्ट काज करता है डिमांड में, ठीक है। दिस इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड इज़ नोन एज इंक्रीज और डिक्रीज। पहले वाले को क्या कहते थे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। इस फिगर में हमारे पास क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर गिवन लेवल ऑफ प्राइस पे, देखो जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट है, हमारी डिमांड क्या हो रही है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, मतलब हमारी डिमांड में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। पहले हमारी डिमांड इतनी थी, अब हमारी डिमांड इतनी हो रही है, मतलब इंक्रीज़ हो रही है, वो भी प्राइस में चेंज आए बगैर। इट मीन्स कि ये किसी और फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, या तो हमारी इनकम बढ़ सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि हमारे टेस्ट में चेंज आ सकता है, या फिर वेदर चेंज हो सकता है, जैसे अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है जैसे मानसून सीज़न आता है, ठीक है। तो प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर में चेंज आने की वजह से
जब हमारी डिमांड राइज होती है तब इसमें क्या काज होता है, शिफ्ट। ये यहीं पे नहीं मूव करती रहती बल्कि इसमें शिफ्ट होता है। और जब इंक्रीज़ हो जाती है उसको हम कहते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। लेकिन अगर प्राइस के अलावा किसी और चीज़ में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड फॉल हो जाती है तब इसमें क्या होती है, लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट। देखो पहले इतनी डिमांड थी, अब डिमांड हमारी इतनी हो गई है, इसका मतलब ये कम हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट तो हम कह सकते हैं हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। हो सकता है पहले मानसून सीज़न था तब अम्ब्रेला की डिमांड हाई थी, लेकिन अब ख़त्म हो गया है तो उसकी डिमांड फॉल हो गई है, जबकि प्राइस उसका सेम है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स को कंसिडर करके डिमांड में जो चेंजेस आती हैं उसको हम कहते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़। लेकिन जब प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ जाता है या फिर क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो जाती है या फिर फॉल हो जाती है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कितनी चेंज हो सकती है। इलास्टिसिटी कहाँ से निकला है, इलास्टिक से। आपने देखा होगा इलास्टिक, उसका साइज़ चेंज होता जाता है। अगर आप उसको आप उसको दोनों हैंड से पकड़ के खींचो तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और फिर वो क्या हो जाती है, जब उसको हम छोड़ते हैं वो फिर से स्ट्रेच हो जाती है। लेकिन अगर हम क्लॉथ को ऐसा करेंगे तो क्लॉथ तो इनइलास्टिक होता है ना, वो तो फट जाएगा, है ना, टियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इलास्टिसिटी डिमांड में कितना चेंज आ सकता है, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में कितना चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि प्राइस राइज हो जाता है तो डिमांड फॉल हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि कितनी फॉल हो जाती है, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ चेंज, कितनी फॉल हो गई उसकी डिग्री देखेंगे। देखो इस कंज्यूमर के केस में ये एक डिमांड कर्व है हमारे पास। जब प्राइस इतना था तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, ठीक है। जब प्राइस राइज हो गया उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई लेकिन कम हुई। इस कंज्यूमर के केस में देखो, जब प्राइस इतना था तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, जब प्राइस राइज हो गया तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इसके कंपैरिजन में ज़्यादा फॉल हो गई। ऐसा क्यों हुआ, लेट्स सपोज कि ये दोनों टी कंज्यूमर्स थे, है ना, टी कंज्यूमर्स थे, तो ये ज़्यादा एडिक्टेड था। अगर टी का प्राइस हाई हो भी गया तो भी इसने शिफ्ट नहीं किया, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में शिफ्ट किया, उतना ज़्यादा इसने शिफ्ट नहीं किया, थोड़ी कंजम्पशन करना कम कर दी, लेकिन ये टी ही को कंज्यूम करता रहा। लेकिन ये एडिक्टेड नहीं था, इसके लिए छोड़ना बहुत ईजी था। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग गुड्स के हिसाब से, अलग अलग कंज्यूमर के हिसाब से उनकी डिमांड में कम चेंज आता है। अगर हम दूसरी एग्जांपल लें तो देखो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी कंजम्पशन हम कम कर ही नहीं सकते, जैसे हमारे फूड ग्रेन्स होंगे, राइस वगैरह, चाहे उनके प्राइस हाई हो जाएंगे। अगर आप सॉल्ट की बात करो, अगर उसका प्राइस हाई हो जाएगा उसकी कंजम्पशन हम कम कर देंगे, नहीं, उतना ही लेवल पे कंज्यूम करेंगे। लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस हैं। फ़िलहाल मैंने आपको टी की एग्जांपल इसलिए दी, ये इनकी डिमांड कम हुई है, चाहे कम इसकी ज़्यादा हुई है, इसकी कम हुई है, लेकिन कम तो ज़रूर हुई है ना। तो मतलब ये ज़रूर एडिक्टेड होगा टी का, या फिर ये ड्रगिस्ट होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल के हिसाब से इलास्टिसिटी जो होती है डिमांड की, वो क्या होती है, डिफरेंट डिग्री में चेंज होती है। किसी की में बहुत ज़्यादा चेंज आती है प्राइस में चेंज आने से, और किसी में बहुत कम चेंज आता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सट्रीम केसेस हैं इलास्टिसिटी के। इस गुड के केस में देखो, चाहे इसका प्राइस 5 रहे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही रहेगी, चाहे इसका प्राइस 10 हो जाए इसकी क्वांटिटी डिमांडेड उतनी रहेगी, चाहे इसका प्राइस 15 हो जाए इसकी क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहेगी। मतलब ये ज़ीरो इलास्टिक है, ये अपनी डिमांड में बिल्कुल 1 यूनिट का भी चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे ये इन इलास्टिक डिमांड है। जब इलास्टिसिटी ज़ीरो हो जाती है ना, तब हम इसको कहते हैं ये क्या है, इन इलास्टिक डिमांड, बिल्कुल क्या है, इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन इस लेवल पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इलास्टिसिटी क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहते हैं कि बिल्कुल इलास्टिक है। अगर किसी चीज़ में थोड़ा सा प्राइस 1 यूनिट इंक्रीज़ हो गया तो हमारी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और अगर फॉल हो गया तो हम पूरा ही ख़रीद लेंगे, 1 यूनिट भी चाहे फॉल हो। ये परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है और ये इन इलास्टिक डिमांड है। इस केस में आप देखो कुछ चीज़ों को हम नहीं ख़रीदना चाहते,
अचानक से उनका प्राइस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो हम उनको ख़रीद लेते हैं। लेकिन अगर उनका प्राइस ज़रा सा हाई हो जाए, हम उनको टोटली स्किप कर देते हैं क्योंकि अभी वो हमारी ज़रूरतें नहीं होती। लेकिन इसके केस में अगर हम एक डायबिटिक पेशेंट की बात करें, आपने देखा होगा वो इंसुलिन लेते हैं, तो अगर इंसुलिन का प्राइस 500 होगा तब भी वो इतनी ही कंजम्पशन करेंगे, इतना ही डिमांड करेंगे। अगर उसका प्राइस फ्यूचर में 10,000 सॉरी इतना भी ज़्यादा नहीं, 1000 हो जाता है, 500 से डबल हो जाता है, तो तब भी उनकी कंजम्पशन उतनी ही रहेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जितना मर्ज़ी राइज़ हो जाए उनकी कंजम्पशन उतनी ही रहेगी, वो चेंज ही नहीं कर सकते। उनकी वो बेसिक नेसेसिटी है, उसके अलावा उनका जीना ही मुश्किल है। तो ये क्या है, इनइलास्टिक, और ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। ये क्या है, इनइलास्टिक, चेंज ही नहीं हो सकती, और ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट लेवल तक चेंज हो सकती है। ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल। अब अगर हम सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, इसमें हमने देखा था लॉ ऑफ सप्लाई, हमने पढ़ा था कि वो प्राइस से पॉजिटिवली रिलेटेड है, इसीलिए वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। जितना प्राइस ज़्यादा उतनी सप्लाई ज़्यादा, जितना प्राइस कम उतनी क्वांटिटी सप्लाइड कम। ठीक है। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। जिस तरह हमने पढ़ा था ना फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उस तरह कुछ फैक्टर्स सप्लाई को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे प्राइस हो गया, अगर प्राइस किसी चीज़ का कम हो जाएगा वो सप्लाई कम करेगा, है ना। तो अगर प्राइस उसका हाई हो जाएगा वो सप्लाई भी ज़्यादा करेगा, तो प्राइस उसको अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि मतलब उसको बनाने में कितना लग रहा है, उसको बनाने में कितना पैसा लग रहा है। अगर उसको बनाने में ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही उसकी बहुत हाई होगी तो वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं है, उस बेचारे के पास भी तो लिमिटेड है। ठीक है। तो अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होगी तो मतलब वो कम मैन्युफैक्चर कर पाएगा और कम सेल कर पाएगा। और अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल हो जाएगी तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब उसके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया था उस फर्नीचर के केस में कि उस प्रोड्यूसर के पास कितनी थी वुड्स, 5 चेयर्स को प्रोड्यूस करने की, तो वो 6 चेयर्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। तो अगर उसके पास अमाउंट ऑफ वुड ज़्यादा होता तो वो मैक्सिमम चेयर्स को प्रोड्यूस कर सकता। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी इस चीज़ को अफेक्ट करती हैं कि कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से वो प्रोडक्शन भी कर सकता है। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एसेक्ट्रा एंड एसेक्ट्रा। और कभी कभी आपने सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है ना तो हम ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाएगा, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, तो वो क्या करेगा, मार्केट तक उनको पहुंचा पाएगा, तो उसकी रीच हो जाएगी मार्केट तक, तो इट मीन्स कि उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। देखो जिस तरह डिमांड में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस से आता है ना, उस तरह सप्लाई में भी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किससे आता है, प्राइस ही से आता है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, वो सप्लाई कर्व पे या फिर डिमांड कर्व ही पे रहते हैं, बस उनकी कम हो जाती है। देखो यहाँ पे प्राइस कम, तो इसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो कम थी। अगर प्राइस राइज़ हो गया तो वो क्या हो जाएगी, राइज़ हो जाएगी, तो इट मीन्स के इसकी क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर क्या हो जाएगा, प्राइस फॉल हो जाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, उसका रिवर्स। उसके बाद इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन सप्लाई इज़ ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स दैन प्राइस। प्राइस के अलावा अगर किसी दूसरे फैक्टर में चेंज आ गया तो इसकी भी वही कंडीशन होगी, एट सेम लेवल ऑफ प्राइस उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। देखो टेक्नोलॉजी राइज़ हो गई तो उसी लेवल ऑफ प्राइस पे वो क्या कर पाएगा, ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा, है ना, तो उसकी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी फिर से फॉल हो गई तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी। देखो अगर क्या हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कॉस्ट ऑफ ये प्राइस है और ये उसकी क्वांटिटी सप्लाइड है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो वो ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा, तो उसी प्राइस पे वो क्या करेगा, ज़्यादा सप्लाई करेगा। लेकिन अगर क्या होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो कम सप्लाई कर पाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। वो प्राइस की वजह से था, ये क्या है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन सप्लाई विच इज़ ड्यू टू अदर फैक्टर दैन प्राइस। आप जिस तरह क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड कहते थे ना, उसी तरह
क्वांटिटी डिमांड की तरह ही, जब हम प्राइस को कंसिडर करेंगे तब क्वांटिटी, जब प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे तब सप्लाई। नेक्स्ट आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, कि प्राइस को हम डिटरमाइन करते कैसे हैं। ठीक है, हम कहते हैं प्राइस बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, तो वो क्या प्रोड्यूसर के हिसाब से होता है? उसकी अपनी चॉइस होती है कि प्राइस को बढ़ा दे, प्राइस को कम कर दे। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं ना, वहाँ पे उनके पास ये पावर नहीं होती कि वो प्राइस को बढ़ा पाएँ या फिर प्राइस को कम कर पाएँ। और ये जो मॉडल होता है ये किस में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में होता ही है। अभी हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल केस है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है उसकी सप्लाई से, उतना है ही नहीं मार्केट में जितनी हमारी डिमांड है, तो उसका प्राइस क्या होता है? राइज़ हो जाता है। क्योंकि प्रोड्यूसर को पता होता है, जो सेलर होता है उसको पता होता है कि ये अब चीज़ इसको नहीं मिलने वाली, तो मैं इसको महंगे दामों पे भी बेच सकता हूँ, तो उस केस में वो प्राइस को राइज़ कर देता है। जैसे ये लेमन सेलर है, इसके पास लेमन से वो भी कुछ ही लेमन्स बचे हुए और इसको ख़रीदने के लिए इतने सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पे हैं। अब ये क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस इसके चार्ज करता है, तो फिर क्या होता है, इनको तो ये रिक्वायर्ड है, इनकी रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे इंडिविजुअल क्या करेंगे, इसको मना कर देंगे ज़्यादा पे करने से, कोई ना कोई तो ख़रीद लेगा। तो ये क्या करेगा, इसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। जिसको बहुत अर्जेंटली वांट होगा वो क्या करेगा, इससे ख़रीद लेगा। तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट में क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गई। जो नहीं पे कर पाएगा वो क्या कहेगा कि इन्फ्लेशन आ गई, हम ख़रीद ही नहीं सक रहे। या फिर 1-2 लेमन लेके आए हम 1 kg ले ही नहीं पाए क्योंकि प्राइस ही बहुत हाई था, क्योंकि उसकी शॉर्टेज है मार्केट में। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ख़रीदने वाले उसके कम हैं, तो वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि ये किसी तरह वो सेल हो जाए, उसको नुकसान ना हो, तो वो कम प्राइस पे भी बेच देगा या फिर उसके एक्चुअल प्राइस पे भी उसको सेल कर देगा। तो हमें उससे पता चल सकता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, उसके प्राइस राइज़ होना शुरू हो जाते हैं। और जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है, मार्केट में जितनी चीज़ है उतनी डिमांड ही नहीं है, तो वो उसको कम कीमत पे बेचते हैं ताकि कुछ बच ना जाए, पूरा स्टॉक जो है वो सेल कर सकें, ठीक है। तब वो क्या करते हैं, प्राइस को कम करते रहते हैं। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, तब जो प्राइस होता है वो स्टेबल रहता है और उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई होता क्या है। देखो, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या होता है, एक्सेस सप्लाई, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे क्या होता है, सॉरी ऊपर क्या होता है, एक्सेस, हाँ सप्लाई, और नीचे क्या होता है, एक्सेस डिमांड। नीचे क्या होता है, एक्सेस डिमांड। इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमारी डिमांड कर्व है, हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है, लेकिन सप्लाई हमें कितना किया जा रहा है, इतना, QS इतना है और QD बस इतना ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई क्या है हमारी, ज़्यादा। तो देखो, जब सप्लाई ज़्यादा थी तब प्राइस क्या था, प्राइस लो था ना इक्विलिब्रियम लेवल से, तब प्राइस क्या होता है, कम होता है। लेकिन इन केस हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है, ये डिमांड कर्व है ना, इसके ऊपर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारी सॉरी ये हमारी डिमांड कर्व है, इसके ऊपर जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, डिमांड, हमने शायद अपोजिट बोल दिया। यहाँ पे देखो, ये हमारा डिमांड कर्व है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड अगर इतनी है और क्वांटिटी सप्लाइड उस पॉइंट पे कितनी है, इतनी है, तो इट मीन्स कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे ज़्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड से। तो इस केस में क्या होगा, प्राइस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुँचेगा। लेकिन अगर हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम है क्वांटिटी सप्लाइड से, ये क्वांटिटी सप्लाइड है और ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है और ये क्वांटिटी सप्लाइड है, इसके केस में क्या होगा, प्राइस गिरता चला जाएगा और तब तक गिरेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच पाता। तो मार्केट इसी तरह इक्विलिब्रियम लेवल पे रहता है। जब डिमांड कम होती है सप्लाई से तब प्राइस फॉल होता है, और जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तब प्राइस राइज़ होता है। यहाँ पे राइज़ हो रहा है, देखो यहाँ से राइज़ होगा तभी तो इक्विलिब्रियम पे जाएगा। फिर से एक बार देखो, ये हमारी सप्लाई कर्व है ना,
यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इतनी है और उस पॉइंट पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारी, ज़्यादा है सप्लाई से। क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई कर्व, तो प्राइस इसमें क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तभी इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुँचेगा। लेकिन इन केस अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम है क्वांटिटी सप्लाइड से, यहाँ पे QS और यहाँ पे QD, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस फॉल होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम लेवल पे आएगा। तो हम कहाँ पहुँचेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल पे। तो ये क्या कह रहा है, जब डिमांड कम होती है प्राइस राइज होता है, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तब प्राइस फॉल होता है। तो जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होती है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। अब मैं आपको शिफ्ट का कंसेप्ट बताने वाली हूँ कि अगर डिमांड या फिर सप्लाई में शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड का कर्व है। अगर इसमें शिफ्ट हो जाए और ये राइट वर्ड शिफ्ट कर जाए तो मतलब हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो एज़ कम्पेयर टू इनिशियल पॉइंट हमारा प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी और प्राइस भी क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई का राइट शिफ्ट हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तब हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन केस अगर सप्लाई कम हो जाए, उतनी चीज़ ना हो जितनी हमारी डिमांड है, तो हमारा प्राइस राइज हो जाएगा। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू आवर डिमांड, तो हमारा प्राइस डाउन हो जाएगा। यही बेसिक लॉजिक है किसके पीछे। क्या आपने देखा होगा जो एप्पल होते हैं वो कश्मीर में बहुत सस्ते दामों पे मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एप्पल प्रेजेंट है, वहीं पे उनकी ग्रोथ होती है। और मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो कश्मीरी से एप्पल जाता है, इसीलिए वहाँ पे उसका प्राइस कम होता है।